हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं आपके लिए, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। इस सेशन में आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कराने जा रहा हूं वो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक मान सकते हैं आप, क्योंकि इसी के सब टॉपिक डिस्कस करने जाऊंगा। एक तरीके से सम बेसिक कंसेप्ट्स का ये लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। इसके अंदर नंबर ऑफ टॉपिक्स आते हैं, सब टॉपिक्स आते हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। अब जो सॉल्यूशन है ये कितना परसेंट पार्ट ऑक्यूपाई करता है या कितना परसेंट पार्ट इसकी इंपॉर्टेंट है हमारे सम बेसिक कंसेप्ट में, तो सुनना जरा। 11th के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 11th में आपके यहाँ बेसिक चीज यूज करी जाती है, केवल कंसंट्रेशन टर्म्स है यूज किया आपके सॉल्यूशन का। जो सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा इसके अंदर मैं मेन पढ़ाऊंगा आपको कंसंट्रेशन टर्म्स। जो 11th क्लास है आपका, जो बेसिक है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स के, वो ज्यादातर कंसंट्रेशन टर्म्स पे ही उठ के आते हैं, छोटे मोटे। बट जैसे ही हम लोग 12th क्लास में मूव ऑन करते हैं तो वहां पर एक पूरा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। वहां पर मेन डिटेल डिस्कशन किया जाता है सॉल्यूशन के ऊपर, और उस टॉपिक में भी आपको मैं ये सॉल्यूशन वाला पार्ट वापस से रिवाइज कराऊंगा ही कराऊंगा। क्लियर है? बट आप यहां पर ढंग से सुने, क्योंकि सम बेसिक कंसेप्ट में मैंने इस वाले पार्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, ना कि 12th क्लास के थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। वहां पे मैंने केवल फॉर्मूलेज काउंट कराए हैं, बट सम बेसिक कंसेप्ट में मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन किया अबाउट सॉल्यूशन। क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इसमें, क्योंकि टॉपिक ही बहुत बड़ा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज्यादा होंगे ही होंगे। टॉपिक ही बहुत बड़ा है, कम से कम 10 सब टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके अंदर। तो भाई टॉपिक ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और निहायती इजी, सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है। एक बार बस आप फॉर्मूलों को बनाना सीख गए एक सीरीज में, डेफिनेटली रट जाएगा पूरा टॉपिक। एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक तरफ से। क्लियर है? तो शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन बच्चों एक मिक्सचर है। क्या है? जैसा पढ़ाया मैंने आपको क्लासिफिकेशन में, मिक्सचर दो तरीके के, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बच्चों एक तरीके का होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है या होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सुनना जरा, जैसे कि एक बीकर है मेरे पास। क्या है? एक बीकर है, इसमें मैंने वाटर भर रखा है। क्या भर रखा है बच्चों? इस बीकर के अंदर अपन ने वाटर डाल रखा है, ठीक है ना? तो अब ये वाटर वाला बीकर हो गया जिसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें मैंने क्या किया, 2 स्पून या थोड़ा सा अमाउंट किसका, NaCl का, नमक NaCl का मिला दिया। इसमें थोड़ा सा अमाउंट मैंने NaCl का स्पून से डाला और उसको स्टेयर करके मिला दिया। जब ये NaCl इसके अंदर मिल जाएगा तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो होमोजीनियस सॉल्यूशन, जो होमोजीनियस सॉल्यूशन बन के आएगा उसी को हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं, या जो होमोजीनियस मिक्सचर बन के आएगा उसे ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? और मोर स्पेसिफिकली बोलूं मैं तो ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। क्या टर्म यूज किया जाता है? ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन ही होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर है? तो जैसे कि NaCl घोल दिया, या आपने ग्लूकॉन डी पीते होंगे उसको मिला दिया, हाँ या ना, या फिर कोई ऐसा सॉल्ट जो डिसॉल्व हो सके पानी में। क्लियर है? आपने रसना पिया होगा, रसना पीते हैं, वो क्या होता है? कलर ही तो है। मान लो यार रूह अफ़ज़ा पीते हैं, वो भी कलरफुल कंपाउंड है या एक तरीके का सॉल्यूशन है, जिसको आप पानी में मिलाते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है। क्लियर है? होमोजीनियस मिक्सचर्स है। कैसे हैं? अब आप देखोगे इस मिक्सचर के बनने के बाद आप नहीं ढूंढ पाओगे कहां NaCl बैठा है और कहां पानी है, क्योंकि वो कंप्लीटली घुल गया होगा, वो एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन होता है भाई आ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है सॉल्यूशन? एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कम से कम 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 से ज्यादा, जैसे मैंने NaCl मिला दिया, ग्लूकोज भी मिला दिया और सॉल्ट भी मिला दिया। जरूरी थोड़ी है कि केवल NaCl ही मिलाओ, मैं और भी सॉल्ट मिला सकता हूँ। क्या कर लो? कोई कुछ नहीं कर सकता, सीधी बात है, जितना आपका मन है। बट ऐसे सॉल्ट मिलाना जो घुल जाए पानी में, ऐसे सॉल्ट्स मिलाइएगा जो डिसॉल्व हो जाए पानी में। क्लियर है? जो डिसॉल्व नहीं होंगे वो तो फिर दिख ही जाएगा अलग से। क्लियर है? तो सुनना जरा, सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है
ठीक है ना, जिसमें एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होते ही होते हैं, जिसमें एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होते ही होते हैं। कौन कौन? एक होता है भाई सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब सर ये क्या बवाल आ गया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस अमाउंट के बेसिस पे मिला बता दिया है। जैसे कि देख, ये क्या है? वाटर है। ये कौन है? H2O। और ये क्या है? NaCl। अब जरा कंपैरेटिवली आप देख पा रहे हो किसका ज्यादा अमाउंट है? इसका। देख लो यार, थोड़ा सा NaCl लिया और पानी कितना सारा है। तो जिसका भी अमाउंट ज्यादा होता है बच्चों, उसे हम कह देते हैं सॉल्वेंट। क्या बोल देते हैं? सॉल्वेंट। क्लियर है? और जिसका अमाउंट कम होता है उसे हम बोल देते हैं सॉल्यूट। क्या बोल देते हैं? सॉल्यूट। क्लियर है? देखना, क्या जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जिसका अमाउंट डेफिनेटली कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। बस अमाउंट के बेसिस पे ही बात कर लेते हैं। क्लियर है? जो कम मात्रा में मिलाया जा रहा है, एक मिक्सचर बना रहे हैं हम लोग, तो जो भी चीज कम मात्रा में मिलाई जा रही है दैट विल बी कॉल्ड सॉल्यूट, और जो चीज ज्यादा मात्रा में, अमाउंट में ज्यादा है, दैट विल बी कॉल्ड सॉल्वेंट। तो इन दोनों के मिलने के बाद एक सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? एक सॉल्यूशन। तो यही चीज है। क्या बोला? एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है जिसमें कम से कम 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस इन अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर, या ज्यादा होता है हमेशा अमाउंट में, हमेशा ज्यादा होता है अमाउंट में। क्लियर है? तो ये तो बात रही भाई सॉल्यूशन की। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ गया हो। एक होमोजीनियस मिक्सचर है, काय कैसे मिलके बना है? एक सॉल्यूट से, एक सॉल्वेंट से। अब जरूरी नहीं एक ही सॉल्यूट और नंबर ऑफ सॉल्यूट्स मिला सकते हो आप। क्लियर है? बस ये है कि वो घुल जाना चाहिए किसी भी तरीके उस सॉल्यूशन, उस सॉल्वेंट में। क्लियर है? जिससे वो मिलके एक ट्रू सॉल्यूशन बना ले। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये छोटी सी बात है सॉल्यूशन की कि होता क्या है। ठीक है ना? अब इस सम बेसिक कंसेप्ट में हमें क्या इस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना। हमें मेन जो टॉपिक डिस्कस करना है वो करने हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये क्या है? हमें जो इस चैप्टर में टॉपिक डिस्कस करना है वो करना है कंसंट्रेशन टर्म्स। हमें सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं करनी, हमें केवल ये देखना है कि सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये इस वर्ड का मतलब क्या है और ये क्या क्या होते हैं। ठीक है ना? तो सुनना जरा। कंसंट्रेशन टर्म्स जनरली ऐसे टर्म्स हैं जो हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा या किसी सॉल्यूशन की क्या कॉम्पोजिशन होगी। क्या कंसंट्रेशन टर्म ऐसे टर्म्स हैं जो हमें ये जनरली ये बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आपने मिला रखा है। अब वो सॉल्यूट चाहे वो अमाउंट के मास के टर्म्स में चेक करवाए, चाहे वो आपसे वॉल्यूम के टर्म्स में चेक करवाए, चाहे वो आपसे मोल्स के टर्म्स में, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मास का अकॉर्डिंग देखे, चाहे वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखे, चाहे वो मोल्स के अकॉर्डिंग देखे। बट जो भी टर्म्स ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट मिला हुआ है, जैसे सपोज करो एक सॉल्यूशन है, क्या है? एक सॉल्यूशन है, इसमें कुछ मैंने सॉल्यूट मिला रखा है, तो कंसंट्रेशन टर्म हमें कोई सा भी XYZ, कोई भी होता है XYZ, मान लो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म है, तो कंसंट्रेशन टर्म एक ऐसी चीज है जो हमें ये बताएगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट मिला हुआ होगा या कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। अब वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन टर्म पे कि वो सॉल्यूट का अमाउंट बता रहा है तुम्हें, या वो सॉल्यूट की वॉल्यूम बता रहा है तुम्हें, या वो सॉल्यूट के मोल्स बता रहा है तुम्हें, और वो भी किसमें? सॉल्यूशन में। क्लियर है? तो वो चीज डिपेंड करेगी किस टाइप का आप कंसंट्रेशन टर्म देख रहे हो। बट मेन काम कंसंट्रेशन टर्म का यही होता है कि वो ये बताता है कि पर्टिकुलर किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला होगा या कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो इस चीज को हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, और बाकी की सॉल्यूशन की बात वी विल डिस्कस इन 12th क्लास थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो बस आपको यहां पर इन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में समझना है। तो उम्मीद कर रहा हूं पकड़ पाए होंगे मेरी बात, कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है। ऐसे टर्म्स, ऐसे फॉर्मूले जिनसे हमें यह पता लगे कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई भाई कंसंट्रेशन टर्म की। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से पकड़ पाए होंगे मेरी बात। क्लियर है? अब बात आती है सर कितने होते हैं, क्या क्या होते, कैसे कैसे कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। तो भाई 10 हैं, 10 के अलावा एक भी एक्स्ट्रा याद मत करना। तो ये 10 कंसंट्रेशन टर्म्स आपके सिलेबस में है। कौन कौन से? परसेंटेज वेट बाय वेट सिखाऊंगा सब डिटेल में, इनकी डेफिनेशन, इनके फॉर्मूले सब कुछ बताऊंगा। क्लियर है? शर्त ध्यान से सुन रहे होंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना? तो पहला कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज वेट बाय वेट,
दूसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, चौथा ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, पांचवा पार्ट्स पर मिलियन, सिक्स पार्ट्स पर बिलियन, सेवेंथ मोल फ्रैक्शन, एट्थ मोलैरिटी, स्पेलिंग चेक कर लेना, MOLARITY, एट्थ क्या है मोलैरिटी, नाइन्थ है मोलैलिटी, MOLALITY। अब यहाँ पे और इसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, उनकी स्पेलिंग अलग है वो तो ठीक है, बट इनके मतलब भी बिल्कुल अलग है। क्योंकि कोई कोई कहता है सर स्पेलिंग अलग है, अरे भाई स्पेलिंग तो अलग है बट इनके मतलब भी बिल्कुल अलग है। वो क्या है मोलैरिटी है, दिस इज मोलैलिटी, दोनों में फर्क है। एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्मैलिटी। ये जो तीन टर्म दिए ना एंड के मैंने, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी, ये लग रहे हैं छोटे टर्म पर इनके अंदर पूरा पूरा टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं। इनका पूरा पूरा डिटेल्ड टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मुझे सिखानी है आपको। क्लियर है? तो ये बेसिक 10 टर्म है और उनमें से ये तीन तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी। यहीं पे मरते हैं बच्चे, यहीं पे एक क्वेश्चन हिलते नहीं है बच्चों पे। इन्हीं तीनों टॉपिक को ढंग से समझ लेना, एक एक चीज बताऊंगा बेहतरीन तरीके से। क्लियर है? इन्हीं तीनों टर्म पे मरते हैं बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पे। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब ये तो बात हो गई भाई कंसेंट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन देखना। इस सेशन में मैं भाई पूरे कंसंट्रेशन टर्म नहीं कवर कर सकता, नहीं तो बहुत ज्यादा ही लेंथी सेशन हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग के आपके 7 कंसंट्रेशन टर्म्स इस सेशन में कवर करूंगा। पूरा नहीं होगा ये टॉपिक, मुझे पता है बहुत लेंथी है। क्लियर है? मैं इस सेशन में मात्र फर्स्ट 7 आपके कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करूंगा। बचे हुए कौन कौन? मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी, इन पर अलग अलग सेशन बनेंगे पूरे पूरे। क्लियर है? इस पर पूरा एक सेशन बनेगा, इस पर पूरा सेशन बनेगा, इसको इंक्लूड कर लेंगे मोलैरिटी के साथ ही। तो बाकी के जो 3 है एंड के, उनके लिए मैं पूरे अलग अलग सेशन बनाऊंगा। बट इस सेशन में अपन स्टार्टिंग के 7 कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे विद देयर डेफिनेशन, विद देयर फॉर्मूलाज। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब कंसंट्रेशन टर्म यूज करने से पहले मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देखूं, क्योंकि मेरे को इनके फॉर्मूलेज बताने हैं, तो मैं उनके लिए सिंबल पहले ही बना के ले रहा हूं, क्योंकि बार बार मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिंबल अभी से ही बना ले रहा हूं आपके लिए। ठीक है ना? ध्यान से सुनना। तो सॉल्यूशन में 2 चीज है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। क्लियर है? सॉल्यूट जहां जहां भी होगा मैं उसे ए से रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्वेंट जहां पर भी होगा मैं उसे बी से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है? तो इसी बेसिस पे ये 3-4 चीजें मैंने टर्म्स मेंशन कर रखे हैं, WA WB, NA NB, MA MB, VA VB। अब ये क्या है सर? ये क्या लिख दिया? WA WA NA MA VA, ये क्या है? ये है बच्चों पहला गिवन वेट या गिवन मास। अब समझ गए होगे, A फॉर सॉल्यूट का, B फॉर सॉल्वेंट का। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट या गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो ऊपर लिख दें भाई, सबके ब्लॉक के सामने सबके नाम आने चाहिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना? वापस से लिख रहा हूं, क्या WA और WB? गिवन मास काय का, A फॉर सॉल्यूट, B फॉर सॉल्वेंट। अब N तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स काय के, A फॉर सॉल्यूट, B फॉर सॉल्वेंट। M क्या है? M फॉर मोलर मास, क्या? मोलर मास काय काय के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। थोड़ा सा इरेज करके वापस से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। M क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स, ये मोलर मास। ठीक है ना? MA और MB, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आया होगा। हाँ या ना? अब ये मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। ये किसका? सॉल्वेंट का, सॉरी हाँ सॉल्वेंट का। क्लियर है? अब आया V और VB, ये क्या है? वॉल्यूम। ठीक है ना? किसका? A फॉर सॉल्यूट, B फॉर सॉल्वेंट। क्लियर है? यहां तक ये वाली बात याद रहनी चाहिए। ठीक है ना? तो A जहां पर भी आएगा टर्म वो सब सॉल्यूट के लिए, B जहां पर भी आएंगे वो सब सॉल्वेंट के लिए। तो समझ लेना कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है सॉल्यूशन में। तो भाई सॉल्यूशन का अगर मेरे को सॉल्यूट का अमाउंट पता है, सॉल्वेंट का अमाउंट पता है, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो सॉल्यूशन का अमाउंट आ जाएगा। तो जहां पर भी मैं सॉल्यूशन का अमाउंट यूज करूंगा वो W लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? W, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे सॉल्यूशन के मोल्स पता लगाने हैं,
तो मैं अगर इन दोनों के मोल्स ऐड कर दूं तो डेफिनेटली सॉल्यूशन के मोल्स भी पता लग जाएंगे, बिल्कुल पता लग जाएंगे। सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, वही तो बना रहे हैं भाई मिक्सचर सॉल्यूशन, क्लियर है। बट मोलर मास कुछ नहीं होता है, सॉल्यूशन कोई कंपाउंड थोड़ी है भाई, केवल मिक्सचर ही तो है। इनके पास अपने अपने मोलर मास होंगे, सॉल्यूशन कोई कंपाउंड थोड़ी है, एक मिक्सचर ही तो है, इसका कोई मोलर मास नहीं होता, सॉल्यूशन का कोई मोलर मास नहीं होता। सॉल्यूट सॉल्वेंट के अपने अपने होते हैं। वॉल्यूम हो सकती है, सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम बराबर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, क्लियर है। बट ये फॉलो इतना करते नहीं है। डेंसिटी की बात आती है तो इनकी डेंसिटी हम देखते नहीं है क्योंकि कोई भी फॉर्मूले में यूज नहीं हुई, बट कुछ कुछ फॉर्मूलेज आएंगे जहां पर सॉल्यूशन की डेंसिटी देता है क्वेश्चन में, उसको मैं जनरली डी से रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल डी से, क्लियर है। तो ये सिंबल ध्यान रखना, कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। W रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, Na प्लस NB रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, Na रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NB रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, WA रिप्रेजेंट गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, WB रिप्रेजेंट गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, Ma रिप्रेजेंट्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MB represent molar mass of solvent, Va represent volume of solute, VB represent volume of solvent, and V represents volume of solution and small d represents density of solution. तो ये सिंबल आपको रटे जाने चाहिए तभी फॉर्मूले समझ में आएंगे। ये सिंबल आपको पता होने चाहिए कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और हमें ये पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूलेज आए हैं, क्लियर है, हाँ या ना। तो अब भैया ये जो मैंने शॉर्ट में बोल दिया ये सारी बातें डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई है। WA क्या है, WB क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा, क्लियर है। सारे टर्म्स जो मैंने उस टेबल में मेंशन करे सबका मतलब यहाँ पे लिख दिया है, रट लेना, घुट के पी जाना इस चीज को, तभी आगे के फॉर्मूले जो मैं समझाऊंगा वो तभी समझ में आएंगे, क्लियर है, हाँ या ना। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी बातें आपको क्लियर होंगी। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंसंट्रेशन टर्म्स, एक एक करके शुरू कर रहे हैं। वी विल डिस्कस फर्स्ट परसेंटेज वेट बाय वेट, इससे शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो अब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन बताते चलूंगा, फॉर्मुलेज बताते चलूंगा, आप लोग नोट करते चलें साथ साथ, तभी समझ में आएगा। अपने हाथ से लिखेंगे इन चीजों को तभी याद होंगी चीजें, ठीक है ना। तो सुनना, सबसे पहला परसेंटेज वेट बाय वेट। अब ये क्या है, तो फॉर्मूला देखिएगा पहले, फिर अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, WA अपॉन W इंटू 100। अब मेरे ख्याल से WA टर्म को मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या, गिवन वेट ऑफ सल्यूट, क्लियर है। और W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। W क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है गिवन वेट लिखें, आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हो इसे, क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है, इनटू 100। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, WA अपॉन W इंटू 100। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस W की वैल्यू 100 कर दूं, इस W की वैल्यू में क्या कर दूं 100, कितनी कर दूं 100, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लूं 100 ग्राम ले लूं, कितना ले लूं 100 ग्राम। तो मेरे ख्याल से ये वाले से 100 ये वाला चला जाएगा, कैंसिल आउट, क्लियर है। तो बचेगा क्या, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू WA, और WA क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या है WA, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो डेफिनेशन सुनना, परसेंटेज वेट बाय वेट, क्या डेफिनेशन बोल रहा हूं, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसके बराबर है, WA के बराबर। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वेट लिया है मैंने सॉल्यूशन का 100 ग्राम, क्लियर है। तो उस कंडीशन में जो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला है वो WA के बराबर आया है। तो इसीलिए डेफिनेशन बना दी कि परसेंटेज वेट बाय वेट और कुछ नहीं, वो सॉल्यूट का वो अमाउंट, क्या, सॉल्यूट का वो अमाउंट जो सॉल्यूशन के 100 ग्राम में डिसॉल्व होगा या सॉल्यूशन के 100 ग्राम में प्रेजेंट
होगा, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वेट। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 5% वेट बाय वेट। अब जैसे क्वेश्चन दिया, आपसे बोला एक NaCl का सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 5% वेट बाय वेट है, तो इसका मतलब क्या है 5% वेट बाय वेट। तो ये जो परसेंटेज है ये क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कि 5 ग्राम NaCl को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो इस 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या है कि NaCl का 5 ग्राम उसके 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। मतलब इस NaCl के सॉल्यूशन का अगर आपने 100 ग्राम निकाला तो उस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में आपको 5 ग्राम NaCl मिलेगा। क्लियर है? ये सीधा सीधा मतलब है परसेंटेज वेट बाय वेट का। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। W को क्या लिख दिया मैंने 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो वेट बाय वेट बराबर WA। क्लियर है? तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये पहला फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वेट, क्या WA अपॉन W इंटू 100। क्लियर है? WA इज फॉर सॉल्यूट, W इज फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। क्लियर है? दूसरा सुनना, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो एक एक करके सारे कंसंट्रेशन टर्म ले रहा हूं। क्लियर है? तो अब मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। फॉर्मूला देखो, क्या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू VA अपॉन V इंटू 100। अब क्या वापस से VA वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, V क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ या ना? VA क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, V क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। डेफिनेशन बनाइए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने मान लिया 100 ml। कितना मान लिया 100 ml। क्लियर है? तो V की वैल्यू कितनी हो गई 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसके बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो गया। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसके बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो डेफिनेशन सुनना, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट VA के बराबर। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन इसकी भी बन गई, वो वेट बाय वेट की थी, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो क्या जब मैंने सॉल्यूशन के 100 ml निकाले तो उसमें मुझे क्या VA ml ऑफ सॉल्यूट मिल रहे हैं। तो मतलब 100 ml सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट का वॉल्यूम मिले वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज का मतलब पर 100 में चेक करना, परसेंटेज का मतलब पर 100 में चेक करना। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं डेफिनेशन समझ में आई होगी। क्या जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो उसमें जितना भी वॉल्यूम सॉल्यूट का होगा वो उसकी परसेंटेज वॉल्यूम स्ट्रेंथ को बता रहा होगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को बता रहा होगा। तो एग्जांपल देखो, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखेंगे तो मात्र 7% है। तो इसका मतलब क्या है कि 7 ml ऑफ HCl किसके HCl के 7 ml किसमें प्रेजेंट होंगे उसके 100 ml सॉल्यूशन में। क्या लाइन बता रही है 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कि HCl के 7 ml पूरे सॉल्यूशन के 100 ml में प्रेजेंट होंगे। क्या HCl के 7 ml सॉल्यूशन के 100 ml में प्रेजेंट होंगे, यही तो बोल रही है डेफिनेशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में मैंने डेफिनेशन प्रूफ कर दी। क्लियर है? हाँ या ना? फॉर्मूला देख ले, डेफिनेशन देख ले, एग्जांपल देख ले, सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है? V अपॉन V इंटू 100। V क्या है, V क्या है, कैसे मैंने डेफिनेशन बनाई, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आ गई होगी। तो V क्या लिया मैंने 100 लिया, तो इस 100 से 100 को काट दिया, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को मैंने डायरेक्ट VA के बराबर बोल दिया। तो डेफिनेशन बन गई परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स इट, सिंपल सी कंडीशन, ज्यादा कलेश ही नहीं है। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब एक चीज और सुन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सुनो। अब ये क्या नया चक्कर आ गया, तो ये सुनो, बाकी चीजों को रोक, केवल ये फॉर्मूला देख। क्या WA क्या V इंटू 100। क्लियर है? अब WA क्या है देख ले, क्या बताया था अभी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है?
V क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। W क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, V क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डेफिनेशन बनानी है। तो V अगर मैं मान लूं 100 ml, वापस से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं मान लूं 100 ml, क्लियर है। तो डेफिनेशन सुन, तो ये 100 से ये 100 गया, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसके बराबर आ गई, सॉल्यूट के अमाउंट के बराबर आ गई। जब मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 ले लिया तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसके बराबर आ गई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो डेफिनेशन सुनना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसके, सॉल्यूट के अमाउंट के बराबर होगी, जो कि किस में प्रेजेंट होगा, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, जो कि किस में प्रेजेंट होगा, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। दैट्स इट, सिंपल सी कंडीशन। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूट के अमाउंट के बराबर है, कब, जब वो सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो उस सॉल्यूट के अमाउंट के बराबर होगी। तो इन शॉर्ट, अगर मैंने सॉल्यूशन का 100 ml निकाला, उसमें जितना भी सॉल्यूट का अमाउंट होगा बाय वेट इन ग्राम्स, वो उसकी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। दैट्स इट, क्लियर है, ये बेसिक सी डेफिनेशन है। तो V को मैंने माना 100 ml, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो W और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर हो गया, क्लियर है। इस फॉर्मूले से एक चीज और ड्राइव करी जाती है, तो इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज वेट बाय वेट को भी ड्राइव करेंगे। तो आपने सुना होगा डेंसिटी का फॉर्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम, क्लियर है। अब डेंसिटी, ये जो वॉल्यूम की जगह मुझे रिप्लेस करना है, ये किसका है, सॉल्यूशन का है। तो डेंसिटी किसकी होगी, ये सॉल्यूशन की होगी, किसकी होगी, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, क्लियर है। वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का है। मास किसका है, सॉल्यूशन का है, क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर है। तो वॉल्यूम बराबर क्या आ गया, मास अपॉन डेंसिटी। अब मैं इस वाली वैल्यू को उठा के इसकी जगह चिपका दूंगा। अब मैं वॉल्यूम को हटा के W अपॉन D लिख दूंगा। तो जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले में चेंजेस किए तो मुझे ये फॉर्मूला मिला, V की जगह W अपॉन D, D कूद के ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर WA इंटू D अपॉन W इंटू 100, WA इंटू D अपॉन W इंटू 100। ये W और D कैसे लाया है, इस फॉर्मूले से, डेंसिटी के, क्लियर है, हाँ या ना। अब D को साइड कर ले, 100 को मतलब एक साइड कर ले, तो फॉर्मूला क्या लिख दिया, इसको रीअरेंज करके मैंने WA अपॉन W इंटू 100 इंटू D, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जरा इस फॉर्मूले को देखना, ये कहीं देखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले बढ़ाया है, परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला है, परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला है, क्लियर है। तो एक रिलेशन बन के आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट। किसके बीच का रिलेशन है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वेट। और इसमें जो D है, ये क्या है, डेंसिटी है, क्या है, डेंसिटी, और वो भी काय की, सॉल्यूशन की, किसकी, सॉल्यूशन की, ना ही सॉल्वेंट ना ही सॉल्यूट। किसकी डेंसिटी है, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है, ना सॉल्यूट की डेंसिटी ना सॉल्वेंट की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसकी डेंसिटी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, दैट्स इट। तो ये रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया डेंसिटी के फॉर्मूले से, हाँ या ना। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है मैंने बहुत, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, क्लियर है। अब ये तो बात हो गई 3 की, कौन कौन करा दिया मैंने आपको, परसेंटेज वेट बाय वेट आ गया समझ में, उम्मीद कर रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला। उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम उम्मीद कर रहा हूँ आ गया होगा। उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम इंपॉर्टेंट था, ये भी आ गया होगा। और एक रिलेशन भी बना लिया वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट में, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वेट में, विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। चौथा सुनना, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, क्या, अब ये क्या नया बवाल आ गया, ये भी कंसंट्रेशन है, इसको सुनना। फॉर्मूला देखो, S बराबर WA अपॉन V, S बराबर, फॉर्मूला देखो सब आ जाएगा, S बराबर WA अपॉन V। अब ये WA क्या और V क्या है, WA है वापस से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे स्पेशल क्या है, इन लीटर्स, इन लीटर्स, क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला बन गया है ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का बन गया, क्लियर है। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लूं, 1 लीटर मान लूं, कितना मान लूं, 1 लीटर मान लूं, तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगी। तो S बराबर क्या फॉर्मूला है, WA अपॉन V, और V की वैल्यू क्या मान लूं मैं, 1 लीटर। तो
S और WA बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो डेफिनेशन सुनना, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसके? सॉल्यूट के अमाउंट के बराबर में, तो और वो भी ग्राम में लिखा है, कितने में है सॉल्यूट का वेट? ग्राम्स में। तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन काय में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या प्रेजेंट इन पर लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया आपका ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। क्लियर है? V को जब हमने 1 लीटर लिया, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लिया, तो उस कंडीशन में जो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ है वो सॉल्यूट के अमाउंट के बराबर आएगी। क्लियर है? या हम ऐसे बोलते हैं कि सॉल्यूशन का जब हमने 1 लीटर निकाला तो उसमें जितना भी अमाउंट सॉल्यूट का मिलेगा वो उसकी ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स इट। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब लीटर को ml में कन्वर्ट करना है तो ऊपर भी 1000 का मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी, तो लीटर इंटू 1000 बन गया VML, 1000 ऊपर वाला बच गया। अगर मुझे इस लीटर को ml बनाना है तो मैं इस फॉर्मूले में क्या कर रहा हूं, ऊपर और नीचे 1000 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं भाई। हाँ या ना? 1000 का मल्टीप्लाई करने पे कोई कलेश थोड़ी है, बिल्कुल दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा फर्क बता रहा हूं। ये बन गया आपका VML। तो अब S का फॉर्मूला मेरे ख्याल से दिख गया होगा, ये रहा। क्लियर है? V लीटर इंटू 1000 को VML लिख दिया, ऊपर वाला 1000 रिमेन एज सच। तो फॉर्मूला क्या बन गया? अगर वॉल्यूम हम ml में दे रखा होगा क्वेश्चन में तो WA अपॉन V इन ml इंटू 1000। अब VML की वैल्यू कितनी हो जाए? 1000 हो जाए। कितनी हो जाए? 1000। तो 1000 से 1000 गया, तो मेरे ख्याल से 1 लीटर वाली डेफिनेशन लिख दिया मैंने, तब भी ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ WA अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बराबर ही आ रहा है। क्लियर है? तो मैंने दो डेफिनेशन, दो क्या एक ही है। क्लियर है? तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे। अब इस फॉर्मूले में थोड़े चेंजेस ला रहा हूं। अब इस 1000 को मैं लिख दूंगा 100 इंटू 10। इस 1000 को मैं इस तरीके से लिखूंगा अगले फॉर्मूले में, देख जरा, ये रहा, S बराबर W अपॉन V इंटू 100 इंटू 10। ऐसा क्यों लिखा मैंने? रीजन देख, दिख गया होगा रीजन, मोटा बहुत बड़ा रीजन है, ये रहा, ये रीजन है 100 इंटू 10 लिखने का, मेरे ख्याल से दिख गया होगा। दिस इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दिस इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो एक रिलेशन आ गया ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ और इसमें क्या, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ बराबर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10। मतलब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की जो वैल्यू है उसके 10 गुना होती है ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ की वैल्यू। पूछा गया था रेशियो बताइए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का। क्लियर है? तो 10 का रेशियो आता है, S अपॉन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। कितने का रेशियो आता है? 10 का। मतलब ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के 10 टाइम्स के बराबर है। क्लियर है? अब इसी वेट बाय वॉल्यूम को हमने वेट बाय वेट में कन्वर्ट करना है, तो अभी फॉर्मूला पढ़ाया पीछे, क्या, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले को चिपका दिया मैंने उठा के, ये रहा। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का? परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू D इंटू 10। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये भाई कोरिलेशन बनाना इन फॉर्मूलेज में, तो वो इस तरीके से बनते हैं कोरिलेशन। क्लियर है कि पिछले वाली कंसंट्रेशन से कैसे डिपेंड कर रही है, या पिछली वाली कंसंट्रेशन और इस वाली कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मिला के कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, कोई रिलेशन बन सकता है। बिल्कुल बन रहे हैं, मैं चिपकाते जा रहा हूँ। आपको ये नोट सारे रिलेशन करने हैं, याद करने हैं, कैसे बनाया बता रहा हूं कैसे, वो सारी मेथड आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको चारों चीजें आ गई होंगी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड एट लास्ट ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चंस देखें आप, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा बहुत बेहतरीन, क्या बोला है, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला? 10 ग्राम NaCl का 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मेरे ख्याल से ये 10% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है आपको, वेट बाय वॉल्यूम का NaCl का। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ पा रहा होगा। क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मेरे ख्याल से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन है, तो कितने ही है, 10% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है आपको NaCl का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परसेंटेज वेट बाय वेट निकलवा रहा है। अगर डेंसिटी है सॉल्यूशन की इतना, मेरे ख्याल से सीधा रिलेशन है, मेरे ख्याल से सीधा रिलेशन है। क्या, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डी। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर है?
इसकी वैल्यू मान लो x और डेंसिटी 1.2, तो x बराबर 10/1.2, x बराबर 10/1.2, आंसर आएगा 8.33। कितना आंसर आएगा? 8.33। x की वैल्यू आएगी आपकी 8.33% वेट बाई वेट, आंसर आ गया आपका। क्लियर है? हाँ या ना? 10/1.2 करेंगे तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आया होगा बात। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही छोटी सी बात है, बस घुमा के पकड़ा है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। नहीं तो आपका एक और तरीका सॉल्व करने का, हमसे पूछा क्या? वेट बाय वेट दे के रखा है, वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर है? तो फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला W/W × 100। ठीक है ना? अब आपको इसको निकालने के लिए W की जरूरत है, WA की और 100 की। क्लियर है? बट क्वेश्चन में आपको WA तो दे ही रखा है, क्वेश्चन में आपको WA तो मेंशन है 10 ग्राम, तो WA की तो कोई टेंशन नहीं है, 10 आएगा। क्लियर है? बट ये नहीं पता हमें, W नहीं पता। क्यों? क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, 100 ml सॉल्यूशन दे रखा है, बट हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी तो पता है, सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम भी पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी भी पता है। तो मास निकाल सकते हैं, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो कितना आएगा? 120। तो W की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 120। जब मैंने पुट किया तो आंसर 8.33% ही आ रहा था, जो कि मैंने फॉर्मूले से भी सिखा दिया आपको कि वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट में किसका रिलेशन होता है। क्लियर है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? आंसर चाहे आप ऐसे निकालो चाहे सीधा फॉर्मूले से निकालो, पेपर इसी बात का है कि आप देर में निकालते हो सॉल्यूशन कि एक ही फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल लेते हो, ये फर्क होता है, इसी की बेसिस पे स्पीड बढ़ती है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन। क्या? अब शुगर सॉल्यूशन ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, शुगर सॉल्यूशन दे रखा है 10% वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड वेट बाय वेट इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। क्लियर है? सीधा आंसर है, फॉर्मूला लगाओ, वेट बाय वॉल्यूम बराबर वेट बाय वेट इनटू डी। वेट बाय वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 10, डेंसिटी कितनी? 1.25, सॉल्व करेंगे तो 8% आंसर है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये रिलेशन है भाई वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वेट। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी चीजें कंफर्म होंगी। क्लियर है? हाँ या ना? पांचवी कंसंट्रेशन सुन, तो 4 हो गई आपकी, कौन कौन सी? वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम एंड ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ एंड ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। क्लियर है? यहां तक सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी। अब अगली सुनो भाई, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये क्या नया बवाल आ गया? कुछ नहीं है, बस ये है, अभी तक हम परसेंटेज या पर लीटर में निकाल रहे थे, अब हम मिलियंस में निकालेंगे। 1 मिलियन क्या होता है? ये होता है, सुनना जरा, 10⁶। क्लियर है? अब हम 10⁶ में चेक करेंगे किसी की भी कंसंट्रेशन, तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला WA/W इंटू 10⁶। WA क्या है? वापस से अमाउंट ऑफ सल्यूट, W क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और 10⁶ पर मिलियन में देखना है अब हमें। क्लियर है? तो अब मैं जरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 10⁶ ग्राम ही ले लूं, 10⁶ ग्राम ही ले लूं, तो W की वैल्यू कितनी हो गई? 10⁶। मेरे ख्याल से इससे ये कैंसिल आउट, तो पार्ट्स पर मिलियन बराबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स पर मिलियन बराबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। डेफिनेशन होना, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? 10⁶ ग्राम ऑफ 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है? हाँ या ना? तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखना क्या बोला है क्वेश्चन में। ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एज इतने ग्राम ऑफ O2 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ऑक्सीजन का अमाउंट बता दिया पानी में, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग बोलता है कि उसकी 8 × 10⁻⁴ ग्राम ऑक्सीजन मात्र 100 ग्राम पानी में मिल पाते हैं। अब वो ऑक्सीजन का अमाउंट पार्ट्स पर मिलियन में पूछ रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट वो पार्ट्स पर मिलियन में पूछ रहा है। क्लियर है? तो आप जरा क्वेश्चन में WA बताएंगे, ये रहा WA। क्लियर है? W निकालेंगे, मेरे ख्याल से ये रहा W। क्लियर है? हाँ या ना? पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। पार्ट्स पर मिलियन बराबर WA/W इंटू 10⁶। WA कितना रखा? 8 × 10⁻⁴। W कितना रखा? 100 इंटू 10⁶। सॉल्व करेंगे तो आंसर 8 पार्ट्स पर मिलियन आएगा। आंसर
8 पार्ट्स पर मिलियन आएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, बस आपको क्वेश्चन देखे ये पता लगाना है कौन WA है और कौन W है। क्लियर है? हाँ या ना? एक और क्वेश्चन देख, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख, क्या है? सी वाटर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है सी वाटर कंटेन्स 53 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ Na2CO3। मतलब अगर हमारे पास 10 की पावर 6 ग्राम सी वाटर है तो उसमें 53 ग्राम Na2CO3 मिला हुआ होगा। क्या बोला? अगर हमारे पास 10 की पावर 6 ग्राम सी वाटर है तो उसमें मात्र 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 मिला हुआ होगा। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर। अब अगर हमें पानी का एक ग्लास भर दे, समुद्र से पानी का एक ग्लास भर के ले आए, तो उस ग्लास में सोडियम कार्बोनेट का कितना अमाउंट आएगा? क्लियर है? हाँ या ना? अब यहाँ पे ग्लास का वॉल्यूम नहीं बताया, तो जनरली जो भी ग्लास मांगते हैं हम लोग 250 ml का बीकर कंसीडर करके चलते हैं केमिस्ट्री में। अगर आपको कोई वाटर का ग्लास बताया है, कोई ग्लास बताया है, तो जनरली आप 250 ml से कम का नहीं लेंगे, मिनिमम 250 ml का तो होता ही होता है। तो इसीलिए जनरल जो हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं होता है 250 ml। क्लियर है? तो एक ग्लास है कितने ml का? 250 ml जनरली मानते से। डेंसिटी पानी की पता होनी चाहिए 1 ग्राम पर ml होती है। क्लियर है? तो अब हमसे पूछ रहा है कि उस एक ग्लास पानी में कितना Na2CO3 होगा, तो पार्ट्स पर मिलियन वाला फॉर्मूला लगा दे। पार्ट्स पर मिलियन बराबर WA अपॉन W इंटू 10 की पावर 6, WA अपॉन W इंटू 10 की पावर 6। तो अब भाई WA पता ही लगाना है, सामने लिख रहा है मास ऑफ Na2CO3। W कितना है इससे निकाल लेंगे। W कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम पता है ग्लास का, डेंसिटी पता है पानी की, तो W की वैल्यू 250 इंटू 1, तो W आ गया आपके पास 250 ग्राम। तो ग्लास में जब जितना पानी लेके आओगे उसका अमाउंट क्या है? 250। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला WA अपॉन W इंटू 10 की पावर 6। हमें कैलकुलेट क्या करना है? WA। पार्ट्स पर मिलियन कितना है? 53। W कितना है? 250, 10 की पावर 6। WA कैलकुलेट हो गया 0.01324 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जो आप समुद्र से पानी का ग्लास भर के लाए हैं उसमें मात्र इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, उसमें मात्र इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिलेगा आपको। ओनली एंड ओनली 0.01324 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। दैट्स इट। ये कंसेप्ट है पार्ट्स पर मिलियन का। क्लियर है? हाँ या ना? अगला सुनो, पार्ट्स पर बिलियन की बात है। किसकी बात है? पार्ट्स पर बिलियन। अब वो मिलियन था, ये बिलियन है। क्या है ये? बिलियन। क्या होगा ये? 10 टू दी पावर 9। कितना होगा? 10 टू दी पावर 9। वो 10 की पावर 6 में देख रहे थे, यहाँ पे 10 की पावर 9 में देखेंगे। तो पार्ट्स पर बिलियन बराबर WA अपॉन W इंटू 10 की पावर 9। WA वापस से अमाउंट ऑफ सल्यूट। क्लियर है? W क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? इसको कितना ले लूं मैं? 10 की पावर 9 ग्राम ले लूं। तो अगर W की वैल्यू कितनी? 10 टू दी पावर 9 और ये 10 की पावर 9 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पार्ट्स पर बिलियन इज इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसके अमाउंट के बराबर? सॉल्यूट के अमाउंट के बराबर, जो कि किसमें प्रेजेंट हो? 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो पार्ट्स पर बिलियन इज इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसके? सॉल्यूट के अमाउंट के बराबर, जो कि किसमें प्रेजेंट है? 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में, जो कि किसमें प्रेजेंट है? 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में। दैट्स इट। तो ये है पार्ट्स पर बिलियन का फॉर्मूला। बस 10 की पावर 6 से 10 की पावर 9 करना और कुछ नहीं करना। 10 टू दी पावर 6 जो था पार्ट्स पर मिलियन में, अब बिलियन में 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा। बस एक एग्जांपल है, उससे समझ जाओगे। क्या? 5 पार्ट्स पर बिलियन NaCl सॉल्यूशन बोल दिया है, तो मतलब क्या है? 5 ग्राम NaCl विल बी प्रेजेंट इन 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मात्र, बहुत ना के बराबर हो गया। क्लियर है? तो ये पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन बहुत कम कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन बहुत कम कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। दैट्स इट। बट कंसंट्रेशन टर्म तो है ही है, कंसंट्रेशन टर्म तो है। क्लियर है? हाँ या ना? तो उम्मीद कर रहा हूं ये 6 तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से? वापस से दिखा रहा हूं। परसेंटेज वेट बाय वेट कंप्लीट करा दिया मैंने आपको, ध्यान से सुने होंगे तो डेफिनेशन भी और फॉर्मूले भी याद होंगे। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ हो गई, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, पार्ट्स पर बिलियन हो गया। उम्मीद कर रहा हूं ये 6 बेसिक से इजी फॉर्मूले थे तो सारे के सारे मैंने कंप्लीट करा दिए। अब एक इंपॉर्टेंट
मोल फ्रैक्शन, इस पे बात कर रहा हूं मैं। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है कौन, मोल फ्रैक्शन। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन देखो भाई, अब क्या है मोल फ्रैक्शन, एक कौन सी नई चीज आ गई देखिएगा। मोल फ्रैक्शन ये रहा। असल में फ्रैक्शन क्या होता है, एक रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। अब यहां पर काय का रेशियो देखेंगे, मोल्स का देखेंगे, लिखा हुआ है मोल्स फ्रैक्शन। क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या, एक रेशियो ही तो है। किसका है, अब यहाँ पे नाम दिया है मोल्स का। अब कौन से मोल्स हैं, किसके मोल्स हैं, वो भी तो पता होना चाहिए, तो सुनना जरा। मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होते हैं, या तो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो। तो उसने क्या बोला, ये एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स का, किसके, या तो सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के। अब आपस में नहीं देखते, या तो केवल सॉल्यूट के मोल्स देखेंगे या सॉल्वेंट के, एक के देखे जाते हैं एक टाइम पे। तो ये एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स का, या तो सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, किसके कंपैरिजन में, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स का, या तो सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के, किसके साथ, जो टोटल मोल है सॉल्यूशन में उसके साथ। जैसे सपोज करो एक बीकर है, मैंने इस पे दो सामान डाले, मान ले इसके मैंने Na मोल्स मिलाए हैं, इसके मैंने Nb मोल्स मिलाए हैं, यहाँ पे मिल गए सब, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है, यहाँ पर मिल गए, क्लियर है, यहाँ पर क्या हो गया, ये सॉल्यूशन मिलके बन गया पूरा, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ बना लेंगे, हाँ या ना। तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, ए का मोल फ्रैक्शन, तो क्या लिखोगे, अभी बता दे रहा हूं, मोल फ्रैक्शन का सिंबल यही होता है, मोल्स ऑफ ए, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब मैं बोल रहा हूं ए कौन है, सॉल्यूट है, और बी कौन है, सॉल्वेंट है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं दोनों के लिए निकालूंगा। क्लियर है। तो क्या बोला है मोल फ्रैक्शन ने, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मैं Na का मान ले रहा हूं टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कितने होंगे, Na प्लस Nb। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, Na प्लस Nb, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर है। किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट के मोल्स अपॉन जो टोटल मोल है सॉल्यूशन में कितने होंगे, Na प्लस Nb। इस सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, दोनों को ऐड कर देना। क्लियर है, हाँ या ना। तो इस रेशियो को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर है। अब ये ए के लिए निकाल सकते हो तो बी के लिए भी तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB, दैट्स इट। ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन। क्या आ गया ये आपका मोल फ्रैक्शन। एक बार ए का निकाल दिया, एक बार बी का निकाल दिया। क्लियर है, हाँ या ना। तो वापस से सुनो, मोल फ्रैक्शन क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। कौन कौन हो सकता है, या तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। किसके साथ, या तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट के मोल्स लेंगे, एक ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, सपोज एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसके, सॉल्यूट के कितने मान लिए, Na मोल्स, एंड सॉल्वेंट के कितने मान लिए, Nb मोल्स। किसके, सॉल्यूट के मान लिए Na मोल्स, सॉल्वेंट के मान लिए Nb मोल्स। क्लियर है, A फॉर सॉल्यूट था, B फॉर सॉल्वेंट। क्लियर है। तो अब आपसे दोनों का मोल फ्रैक्शन निकलवाएगा, एक बार तो निकलवाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक बार निकलवाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। तो क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स इट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। A फॉर सॉल्यूट, B फॉर सॉल्वेंट। क्लियर है, हाँ या ना। और यहां पर जो ये सिंबल बना है ऐसे, इसको कहते हैं हम जीटा। क्या कहते हैं इसे हम, जीटा। क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन को ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल ये रहा, जीटा। क्लियर है। इसी तरीके से एक और टर्म है, जरूरी नहीं है जीटा, कहीं कहीं पे ये एन नहीं है, ईटा कहते हैं इसे। ये जो बनाया है ये एन नहीं है, ईटा है। क्लियर है, इसे कहते हैं हम क्या, ईटा। अब यार बस इसमें जेड लग गया यार। ये दोनों टर्म मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, चाहे आप इससे करो चाहे हम मोस्ट प्रोबेबली जीटा यूज करते हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे कंफ्यूजन सा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भी एन जैसा बन जाता है, यहाँ पर भी एन जैसे बन जाते हैं। क्लियर है। तो ये एन नहीं है भाई, लंबी चोंच खींच दिया, ईटा है ये, और वो जीटा है। क्लियर है। जनरली आप लोग यूज करना, ये मेरा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट यही होना चाहिए, जीटा यूज करना मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहां पर मैंने दो के मोल फ्रैक्शन निकाल दिए, सॉल्यूट का भी निकाल दिया, सॉल्वेंट का भी निकाल दिया। क्लियर है,
हाँ है ना? तो देखो नीचे क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय जीटा और ईटा, दोनों सिंबल बता दिए, जीटा से भी करते थे ईटा। अब जरा एक काम करें, आप इन दोनों को एक साथ दिखाता हूं, ये दोनों मोल फ्रैक्शन आ गए आपके पास। अब एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, एक बार इन दोनों को डिवाइड कर दो। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जीटा ए प्लस जीटा बी, किसको? जीटा ए, किसको ऐड करेंगे? जीटा ए प्लस जीटा बी को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को भी तो ऐड करना पड़ेगा, जब ऐड करोगे तो इन दोनों का वैल्यू आएगी 1। चेक कर लियो एलसीएम लेके, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, एलसीएम लेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो क्या बोल हो गया ये, जब हम मोल फ्रैक्शन का सम निकालते हैं तो वो हमेशा 1 आता है, कोई सा भी उठा लेना। जब हम मोल फ्रैक्शन का, एक सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का, उनको ऐड करोगे आप तो उसका सम हमेशा 1 आएगा। क्लियर है? और जब हम इसे डिवाइड करेंगे, जीटा ए अपॉन जीटा बी, तो क्या लिखोगे? देखना जरा, जीटा ए अपॉन जीटा बी, जीटा ए अपॉन जीटा बी, क्या आएगा? सॉल्व करो, ये अपॉन ये और ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, जब मैं डिवाइड मारूंगा तो डेफिनेटली कैंसिल आउट कर जाएंगे। क्लियर है? जब इसको अपॉन इसको करूंगा तो ये दोनों टर्म तो कॉमन है, कैंसिल आउट कर जाएंगे, बचेगा क्या? Na अपॉन NB। तो मतलब मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वही रेशियो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स का होगा। जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, वही उनके मोल्स का रेशियो होता है, वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, रेशियो बोल रहा हूं। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, नोट बना के इनको मेंशन कर लेना। जब हम मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू उनके मोल्स का रेशियो के बराबर आती है। दैट्स इट। तो ये था बेसिक सा कंसेप्ट अबाउट मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? ये था बेसिक सा कंसेप्ट अबाउट मोल फ्रैक्शन। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। मोल फ्रैक्शन क्या है? एक फ्रैक्शन है मोल्स का। अब काय के हो सकते हैं? सॉल्यूट के भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट के भी हो सकते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? क्वेश्चन देखना जरा मोल फ्रैक्शन पे क्या लिखा है। इन अ सॉल्यूशन 40 ग्राम NaOH and 54 ग्राम वाटर इज प्रेजेंट, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अमाउंट बता रखा है, पहले मोल्स निकाल लो भाई। किसी सॉल्यूशन में NaOH और वाटर दोनों प्रेजेंट है, इसके 40 ग्राम, इसके 54 ग्राम, तो मोल्स ऑफ NaOH निकाले, 40/40 1 मोल्स। क्लियर है? अब इसी तरीके से वाटर के मोल्स निकाले, क्या? 54/18 3 मोल्स। तो आपके पास NaOH के 1 मोल आ गए, वाटर के 3 मोल आ गए। अब किसी को भी सॉल्यूट मान लो, किसी को भी सॉल्वेंट मान लो। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे स्पेशली नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ बस NaOH और वाटर के टर्म्स में लिख दे रहा हूं। तो आपको दोनों के मोल्स पता लग गए, और सॉल्यूशन में इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। NaOH के मोल्स कितने होंगे? दिख रहे हैं आपको NaOH के मोल्स, और टोटल मोल्स यहां लिख दे रहा हूं। टोटल मोल्स बराबर 1 + 3, 1 + 3 कितना आ रहा है? 1 + 3। क्लियर है? हाँ यार, कोई दिक्कत? तो NaOH का मोल फ्रैक्शन 1/4। क्लियर है? 0.25। H2O क्या मोल्स? क्या? 3/ टोटल कितने? 4, 0.75। क्लियर है? हाँ या ना? तो क्वेश्चन पूछा जाए NaOH और वाटर के मोल्स, मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो उम्मीद कर रहा हूं निकाल पाएंगे आप लोग। क्लियर है? हाँ या ना? दोनों के मोल्स निकालना, तो टोटल मोल्स पता लग जाएंगे, जिसका भी मोल फ्रैक्शन हो उसके मोल्स ऊपर रखना और टोटल मोल्स नीचे रखना, आंसर है आपका। क्लियर है? अगर वाटर के लिए मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा था, अगर मैं इसको नहीं करना, मेरे को नहीं निकालना 0.75 ऐसे, अब आपने एक के 2 मोल फ्रैक्शन निकाल ही लिया है, इसका 0.25, और आपको पता है अगर आप NaOH का मोल फ्रैक्शन लेंगे और वाटर का मोल फ्रैक्शन लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। इसकी वैल्यू आप 0.25 निकाल चुके हो। अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो, क्वेश्चन में नहीं मेंशन हो, उसका कुछ भी नहीं पता, नहीं निकाल पाएंगे हम लोग मोल्स, टोटल मोल्स उसने बता दिए, तब हम क्या करेंगे? तो हम इस फॉर्मूले की मदद लेंगे। क्या? इस फॉर्मूले की मदद से हम आंसर निकाल देंगे। इस फॉर्मूले की मदद से हम आंसर निकाल लेंगे। कुछ रीजन रहा कि वाटर के मोल्स हम नहीं निकाल पाए 1 मोल, पर हमें टोटल मोल्स ने क्वेश्चन में मेंशन कर दिए, और आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन वाटर का, तो आप NaOH के तो निकाल सकते हो ना, उसके निकाल लो, ऐड करोगे तो बनाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आप आराम से निकाल सकते हैं। आंसर वही आएगा 0.75, जो ऐसे निकाला है मैंने। क्लियर है? तो इन फॉर्मूलेस को कभी भी ना भूलें, इन फॉर्मूलोस को कभी भी ना भूलें। क्लियर है? हाँ या ना?
अब जरा इनका रेशियो देख, इसका रेशियो NaOH अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ, उल्टा बना दिया ना डायग्राम, ध्यान से सुनना वापस से, क्या रेशियो दिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है देख जरा, 0.25 अपॉन 0.75, सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 1/3 आएगा, और यही इनके मोल्स का रेशियो चेक कर ले 1/3। क्लियर है, 0.25 अपॉन 0.75, मेरे ख्याल से रेशियो 1/3 आ रहा है, जो इनके मोल्स का रेशियो भी है, जो पीछे वाला फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर रहा है। दैट्स इट। क्लियर है, तो ये बात हो गई भाई मोल फ्रैक्शन की। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बता दिया, XA प्लस XB वाला फॉर्मूला भी बता दिया, डिवाइड वाला ही फॉर्मूला बता दिया, रेशियो वाला। क्लियर है, तो ये आपका कंप्लीट होता है मोल फ्रैक्शन वाला कंसंट्रेशन टर्म। क्लियर है, तो मैंने जैसे कि बोला था इस सेशन में मैं सारे कंप्लीट कराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे जो आगे के टॉपिक है वो पूरे डिटेल में डिस्कस करने हैं। क्लियर है, तो इस सेशन में अपन ने मात्र 7 कंसंट्रेशन टर्म पर डिस्कशन किया है। कौन कौन, वापस से, परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, हाँ है ना, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है ना, तो इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं। इस सेशन में आगे के टॉपिक अभी नहीं कवर कर रहा हूं, लेंथी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में मुझे बताने के लिए टाइम चाहिए, उसके लिए मैं अलग सेशन बनाऊंगा। क्लियर है, शायद 2 या 3 सेशन और बन जाए सोल्यूशन पर ही, उसके बाद आगे के टॉपिक देखेंगे अगर बचेगा कोई तो। ठीक है ना, तो इस सेशन को मैं यहीं तक एंड कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं ये सातों के सातों कंसंट्रेशन टर्म आपको क्लियर होंगे, हाँ या ना। तो अब अगले सेशन में जो मैं बात करने जाऊंगा वो मैं बात करूंगा केवल ओनली अबाउट मोलैरिटी, और अगर टाइम बचा, सेशन छोटा बना, तब वी विल डिस्कस मोलैरिटी। क्लियर है, नहीं तो बेसिकली मैं मोलैरिटी को ही डिस्कस कर रहूंगा अगले सेशन में अपने। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको आज का सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को जरूर सब बच्चे सब्सक्राइब करें। क्लियर है बच्चों, तो अगले सेशन में नई कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी के साथ मिलता हूं, तब तक ढंग से पढ़ते रहे, नोट्स बनाते रहे, सारी चीजें रिवाइज करते रहे। क्लियर है, तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।